हेलो स्टूडेंट, आई एम जय। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज से हम लोगों ने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए हम लेके आए हैं साइंस की सीरीज़। इस सीरीज़ में आप लोग देखेंगे सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्लस जो भी टेस्ट सीरीज होगी उनको भी ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर को भी आगे कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम यही बताते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी जो भी केमिकल रिएक्शन चेंजेस होते हैं उनको ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण हो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को किसी भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जा सकता। जैसे कि अब क्या सेंस हुआ, इसको हम अच्छे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने क्या लिए, दो पदार्थ लिए, उनको क्या किया मैंने, मिक्स कर दिया। फिर इसके बाद क्या मिला, मुझे जल मिला। तो ये दो पदार्थ हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिला, पानी मिला। क्या हम इसे दोबारा परिवर्तन कर सकते हैं? पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी इसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नतर लक्षण, यानी लक्षण क्या होते हैं। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और क्या, उसका रंग चेंज हो जाएगा। और किसी गैस का बनना, तापमान में बदलाव। अब अवस्था में कैसे परिवर्तन, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि माना कि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, उसको हमने मिक्स किया। ऑक्सीजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। दोनों को मिक्स होने के बाद क्या बना, पानी बना, जो कि क्या है, लिक्विड है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका क्या बदलती है, अवस्था बदल जाती है। रंग भी चेंज होता है। आगे हम केमिकल से जो रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें भी पता चलेगा कि कैसे कलर चेंज होता है। और किसी गैस का बनना, यानी कि आगे केमिकल्स के जब हम टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा कि कैसे कोई भी जो रासायनिक गैसें बनती हैं और तापमान का क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। तो आई होप अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उनके लक्षण क्या होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अभिकारक क्या होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। जैसे फॉर एग्जांपल अब समझते हैं क्या है अभिकारक। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे हमने देखा कि एक सिंपल सा एक ही एग्जाम्पल को हर जगह पुट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है कि हमने लिया तो उससे क्या बन गया, वाटर मिल गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये अभिकारक हैं। और जो मिला है, जो आउटकम आया है वो क्या है, उत्पाद है। तो उत्पाद की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया से जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल दूसरा दिया है, इसे भी समझ लेते हैं कि मैग्नीशियम है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या मिलके बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्या है, ये अभिकारक हैं और उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि होते क्या हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरीके से लिखा जाता है, उसके कारक चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए सरल तरीके से लिखना, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी एक कोई भी रासायनिक क्रिया लिखी है उसे सिंपल उसके जो भी कारक चिन्ह हैं, जो भी प्रतीक हैं, उनका यूज़ करते हुए जब हम लिखते हैं तब उसे क्या कहते हैं, उस तरीके को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लिखने का तरीका है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या है। कि जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, मैग्नीशियम। ये क्या है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्यों लिखा, मैग्नीशियम का कारक चिन्ह क्या होता है, Mg। ठीक है ना। और ये क्या है, ऑक्सीजन का कारक चिन्ह क्या होता है, O2। ठीक है ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO,
तो ये क्या बन गया, MgO। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी चीज़ लिखी है, अगर उसके प्रतीक चिन्हों को या कारक चिन्हों का हम यूज़ कर दें और उसको सही तरीके से लिख दें तो वही क्या होता है, उसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण हैं उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो एक ये आपको स्क्रीन पे कुछ ये दो टेक्स्ट दिख रहा होगा, ये दो एक क्वेश्चन लिए आए हैं। इस क्वेश्चन से क्या देखेंगे कि इसमें कुछ स्टेप में बताया गया है, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टेप वर्क करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जैसे कोई भी केमिकल लिखा है उसको हम पहले उनके कारक चिन्हों में चेंज कर ले। जैसे Fe है, ये आयरन का होता है, H2O जल का होता है, तो ये क्या बन रहा है, इनको कारक चिन्हों का एक मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है टेलीग्राम का, आप वहाँ से कारक चिन्ह का जितना भी PDF है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कारक सिंबल जैसे Fe है, O है, H है, इनके अलग अलग क्या होते हैं नाम, उनका एक मैं PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि बैलेंसिंग को बताने से पहले, कि आपका जो साइंस है उसको आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। 3 पोर्शन में उसको डिवाइड कर लीजिए। कितने पोर्शन में, 3 पोर्शन में। फर्स्ट पोर्शन आपका हो गया प्रैक्टिकल, सेकंड क्या हो गया आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है, और थर्ड हो गया आपको लर्न करना पड़ेगा। अब जैसे प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल लैब में ही पॉसिबल है, अगर यहाँ पर पॉसिबल होता तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ बता देंगे। अगर जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन वाला है, जैसे अब हम समझेंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को लिखते हैं और उनको कैसे बैलेंस करते हैं, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे Fe है, कारक चिन्ह है क्या होते हैं, ठीक है ना, और उनके परमाणु संख्या क्या होती है। तो हम कारक चिन्ह और उनके परमाणु संख्या की PDF आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना कि कैसे समीकरण को लिखते हैं। पहला स्टेप हमारा यही है कि हम उनके कारक चिन्ह का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ में आया होगा कि कारक चिन्ह का यूज़ करना है। सेकंड स्टेप है कि इसमें क्या, अभी कारक के परमाणु संख्या का यूज़ करना है और इधर उत्पादक के परमाणु संख्या की यूज़ करना है। ठीक है ना। अब दो कारक क्या है आपको पता है, जो भी जैसे FeH2O है, ये दोनों क्या है कारक हैं, तो इनके परमाणु संख्या मैंने लिखा 1 2 1। और ये क्या उत्पाद Fe2O3H2, तो इनका क्या लिखा Fe हो गया किधर इतना 3, O 3 है तो O का कितना होता है 4 हो गया। ठीक है ना, ऐसे करना है। तो यहाँ सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये इसको आप सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। ये होगा Fe3O4, ये सही है। देखो ये यहाँ सही लिखा है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। PDF में गलती है तो इसको एरर को आप सही कर लेंगे। तो पहला क्या Fe। अब थर्ड स्टेप है कि इनके जो गुणांक है जो इनमें मल्टीपल होंगे, अब देखो कैसे होते हैं वो समझने की कोशिश करना। Fe है, यहाँ F1 है और यहाँ कितना है Fe3 है, तो यहाँ कितना होगा, इधर होगा 3 का मल्टीप्लाई, हमने कर दिया 3 का मल्टीप्लाई Fe में। अब क्या है कि जो O है उसको देखते हैं, O कितना है, इधर कितना है O4 है, इधर क्या है O4 है, और इधर कितना है केवल ओनली 1 है O, तो इसमें हमने क्या कर दिया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम देखते हैं H कितना है, इधर तो H2 है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ H4 है, तो हम क्या करेंगे इधर H4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे क्या हो गए, अब H भी इधर 4 हो गए और H इधर भी 4 हो गए, यानी अवकारक में भी H4 हो गए और उत्पाद में भी H4 हो गए। F देखते हैं, F3 इधर भी है यानी अवकारक में भी H3 है, और Fe3 इसमें भी है उत्पाद में, और O4 अभी कारक में भी है, O4 उत्पाद में भी है। तो आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट स्टेप है कि पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप है उनके कारक चिन्हों का यूज़ करना है। सेकंड स्टेप है अभी कारकों के परमाणु संख्या लिखना है। थर्ड स्टेप है कि जो भी उनके गुणांक लगाना है, यानी जितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनको बड़ा इक्वल करने के लिए हमें उनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये थे स्टेप, आपको आई होप समझ में आए होंगे। चलो एक प्रैक्टिकल और एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं।
फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, इतना सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। न्यू क्वेश्चन आ गया है, न्यू स्लाइड आ गई है, तो इसको देखते हैं। जैसे एक लिया गया है C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तो जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ये हमारा है अभिकारक, ये क्या है अभिकारक, ठीक है ना। C6H12O6 प्लस O2 ये क्या है अभिकारक, और ये दो क्या है, ये हमारे हैं उत्पाद, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि हम देखेंगे कि क्या कार्बन यहाँ पर मैच है, क्या कार्बन के गुणांक इक्वल है। तो हमने देखा C6 है, इधर कितना है C6 है, लेकिन इधर C कितना है, इधर C ओनली 1 है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या हमारा H2O इक्वल है, तो इधर H कितना है 12 है, और इधर H क्या है ओनली 2 है, कितना है 2। तो हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, ठीक है ना। इधर कितने का मल्टीप्लाई किया मैंने 6 का। तो अब क्या क्या मैं हो गया, इधर मेरा कार C में H इक्वल हो गया था, और इधर क्या आ गया H इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं क्या O के परमाणु इक्वल हैं, तो हम O देखते हैं। O इधर कितना है 6, ठीक है ना, और इधर कितना है O2, इधर 6 है, इधर भी O2 6 है, इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, H2O ये इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन है 0, तो इधर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो फिर से समझते हैं, फर्स्ट स्टेप तो हमने पहले उनके कारक चिन्ह लिखे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया C के जो परमाणु का गुणांक किया, उसके बाद हमने क्या किया H2O के परमाणु का गुणांक किया, फिर बाद लास्ट थर्ड स्टेप में हमने ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया कि कैसे हम उनको इक्वल करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, चलो एक ट्रिक देखते हैं कैसे, हमको इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें चार्ट बनाने की ज़रूरत है, ना ही उनके परमाणु गुणांक की पता होने की ज़रूरत है। तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। जैसे हमने देखा इधर कि ये क्या है Mg प्लस O2 एरो MgO है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। चलो देखते हैं, समझते हैं। पेन ले लेता हूँ लिखने के लिए। हाँ, जैसे NgO है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं अभिकारक। क्या है अभिकारक, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं अभिकारक हैं। क्या है अभिकारक, ठीक है ना, अभिकारक हैं ये। तो हम ये क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो बन रहा है ये क्या है ये उत्पाद है, ठीक है ना। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इधर Mg कितना है, इधर Mg 1 है, और इधर Mg कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो दोनों सेम है। अब हमें देखना है इधर O कितना, इधर O है 2, तो अब हम उत्पाद में भी देखेंगे O कितना है, इधर O है 1, तो अब हम क्या करेंगे इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम क्या कर लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन O तो बैलेंस हो गया, लेकिन Mg इधर कितने हो गए 2 हो गए, तो हम Mg का 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको लगता है कि मुझे कम अच्छे से समझ में आया है, या अभी भी कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से इस पर एक अलग सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अगर मुझे समझ में नहीं आया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी हम इसमें ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ना वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक पहला है, ये फर्स्ट है जो रासायनिक अभिक्रिया है, वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मीन्स होता है मिलना। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक इसमें एग्जाम्पल भी आगे गिवन है, इससे समझते हैं कि A और B ये क्या है अभिकारक है, और AB क्या है ये उत्पाद है। यानी दो चीज़ों से मिलकर जब हम यारी एक चीज़ बन जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे
संयोजी उत्पाद। अब देखते हैं एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल समझते हैं। ये क्या है? CaO, यानी CaO क्या होता है? चूना होता है। और H2O ये क्या है? पानी। ठीक है ना, दो अलग अलग चीज़ें मिली हैं, तो ये क्या बन गया? बुझा हुआ चूना, जिसका यूज़ किस में करते हैं? दीवारों पर कलर करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग चीज़ें थी, चूना और पानी मिलके क्या बन गया? बुझा हुआ चूना बन गया। तो यही होते हैं संयोजन अवक्रिया। ठीक है ना, ये क्या था? संयोजन अवक्रिया। नेक्स्ट अवक्रिया पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वियोजन या अपघटन अवक्रिया। वियोजन मीन्स क्या होता है? अलग करना। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, यानी जो वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया के क्या होती है? अपोजिट होती है, विपरीत होती है। तो हम इसको समझते हैं। अभिकारक अभियोजन या विघटन होकर दो या दो से अधिक उत्पादन का निर्माण करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने क्या लिया? ए लिया और ए बी है। ठीक है ना, हमने इसमें क्या दिया? हीट दे दिया। क्या दे दिया? हीट, ऊष्मा दे दी। तो ये क्या हुआ? ऊष्मा देने की वजह से ये क्या हो गया? ये A प्लस B में ब्रेक हो गया। किस में ब्रेक हो गया? A प्लस B में। A अलग बन गया और B सेपरेट अलग हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वियोजन या अपघटन अवक्रिया। ठीक है ना, और A B क्या है मेरा? ये है मेरा अभिक्रिया, अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और A B क्या है? अब ये इसमें क्या है? उत्पाद। यानी जब कोई एक तत्व है वो अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? तो हम इसी को बोलेंगे कि यही क्या है मेरी? ये क्रिया है वियोजन या अपघटन अवक्रिया। अब क्या होता है वियोजन या अपघटन क्रिया? इसके क्या टाइप होते हैं? हाँ, इसके टाइप होते हैं 3 टाइप्स के। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। यानी जो ऊष्मीय वियोजन का मतलब जो ऊष्मा मिलने से ये अलग अलग हो जाता है। यहाँ अगर मैंने हीट दे दिया तब अलग अलग हो गया, तो ये हो गई ऊष्मीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या हुआ? अगर कोई भी सनलाइट में हमने अगर इधर सनलाइट की ज़रूरत पड़ी और मैंने दे दिया, अलग अलग हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन। और थर्ड होता है विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इधर विद्युत फ्लो करेंगे, जब विद्युत का करंट का फ्लो किया जाएगा, अगर इससे अलग अलग होती है अभिक्रिया, तो उसे बोलेंगे क्या? विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। ठीक है ना, तो ये कितने टाइप्स की थी? 3 टाइप्स के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जैसे समझते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है? जैसे कोई एक फ्रेंड का ग्रुप हो, वो क्या हो? पावरफुल हो, तो वो क्या करेंगे? पावरफुल मिलके किसी वीक को अलग कर दें, कमज़ोर को अलग कर देंगे, तो इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, चलो फिर अब इसको हम साइंस के टर्म में समझते हैं। ये तो एक हो गया एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझने के लिए कि ये क्या है? Fe, यानी ये है आयरन, लोहा। CuSO4 है, इसके साथ मिला, तो CuSO4 के साथ मिलने से इसने क्या किया? Fe है ना, उसने अपना SO4 के साथ दोस्ती कर ली, तो क्या बन गया? FeSO4, यानी लोहे का सल्फर। और इधर ये क्या? कॉपर अलग हो गया, Cu अलग हो गया। ठीक है ना, अब आपको समझ लेना चाहिए ये क्या है? ये होते हैं, इनके सॉलिड है, ये एक्विटिक है, ये भी लिक्विड है, तो ये क्या है? सॉलिड। तो इसलिए इनको S और S सिंबल से डिनोट किया गया है, इनको समझाया गया है। ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया क्या है फिर से समझ लेते हैं। इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है वो कम क्रियाशील पदार्थ के उसके यौगिक को अलग कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मीन्स होता है अलग करना, किसी को भी अपनी फैमिली से अलग कर देना, उसको अपने ग्रुप से अलग कर देना, तो उसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी आयन का आदान प्रदान क्या होगा ये समझते हैं कि जैसे इसमें कोई भी आयन हुआ, प्लस आयन हुआ
या फिर नेगेटिव आयन हुआ। तो ए के साथ जो बी है और बी और डी है, सी के साथ डी है और ए के साथ क्या है, बी है, तो ये जो ए का आयन होगा वो सी वाला आयन ले लेगा, तो इधर क्या हो गया, ए डी हो गया। और जो सी वाला आयन है वो किसका, ए का आयन ले लेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सी वी होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें दो बार विस्थापन हो रहा है कि जो ए का आयन है वो सी का आयन ले रहा है और जो सी है वो ए का आयन ले रहा है। ठीक है ना, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया पर बढ़ते हैं, वो है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाए, इसे क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2 हो गया, तो इसमें क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसमें होता है, इसमें उपचयन का अपोजिट होता है अपचयन। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, जैसे CuO + H2, ArOCu + H2O। तो ये क्या बन गया, अभी यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन 2 थे, ठीक है ना, हाइड्रोजन में क्या हुआ, वृद्धि हुई, लेकिन ऑक्सीजन में क्या हुआ, ह्रास हुआ। इसी से पता चलता है ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है ना, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि ये पूरा आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट है तो आप क्या करेंगे, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ये टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर लेंगे। इस ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, जो भी चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन किया उसका PDF सेंड कर देता हूँ, और जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं उनका भी PDF यहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।